नमस्ते आप सभी स्टूडेंट्स को। और आइए मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल स्टडी चैनल दसराज साइंस गुरु पर। और आज की ये वीडियो है 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उनका फर्स्ट चैप्टर जो था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं फसल का प्रबंध, किस तरीके से फसल को हम जो है मैनेज करते हैं, किस तरीके से फसल को उगाते हैं और उसे रखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा। और आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर। 8th क्लास के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और 8th क्लास की एजुकेशन यानी पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, काफ़ी न्यू चीज़ें हैं। और ये चैप्टर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है 7th क्लास में। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं कह सकता हूँ कि आप पूरे मज़े के साथ पढ़ सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। पहले चैप्टर के नाम के बारे में समझाता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो उसे समझिए। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देखिए मतलब क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है, माइक्रो यानी कि छोटे और ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव, छोटे छोटे जीव, या फिर जिन्हें सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव, छोटे का मतलब होता है या सूक्ष्म का मतलब एक ही होता है, छोटा। तो बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं और हम हमारी ज़िंदगी में उनका कितना बड़ा रोल है उस बारे में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्थितियों में वो हमारे फ्रेंड यानी हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं और कौन कौन सी स्थितियों में वो एज अ फो यानी शत्रु की तरह, एक दुश्मन की तरह काम करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसकी। तो हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दो भाग बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और प्लीज़ इस चैप्टर की वीडियो को एंड तक देखिए। और इस चैप्टर की दो वीडियोस होंगी। हाफ ऑफ द चैप्टर आज है, हाफ ऑफ द चैप्टर एक दिन बाद, यानी कि मंडे को अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी इस चैप्टर की। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले सूक्ष्म जीव देखते हैं क्या होता है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. हमें पता है कि बड़े बड़े जीवों को छोड़कर या उनके अलावा हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे जीव भी होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतने ज़्यादा छोटे। These are called microorganisms और microbes। और इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू दी अनएडेड आई। हम इन्हें नग्न आंखों से, नंगी आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास ये जो मैटर है, इमेजेस है, ये सब का सब आपकी किताब में अवेलेबल है एज इट इज़। आप अपनी किताब में से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको नोट्स नहीं मिल रहे हों तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप या कॉल करके नोट्स ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, किसी भी स्कूल के हों, सरकारी के या प्राइवेट के, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो वीडियो के साथ साथ ही नोट्स को बनाते चलें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बल्कि मैं कहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी नोट्स को मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, वैसे वैसे ही बनाते चलें। वो ही सबसे बेटर एक चीज़ है जिससे हम चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं अगर उसी समय हम उसे लिख भी लेंगे तो फिर उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है, वो या ज़्यादा टाइम तक हम याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि नोट्स के लिए कहीं घबराने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो आपकी किताब में एक एक चीज़ अवेलेबल है, आप अपनी किताब में से सेम चीज़ पढ़ सकते हैं।
एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर कोई प्राइवेट स्कूल की स्पेशलाइज्ड बुक हैं उसमें से भी आप सेम चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी डेफिनेशन, यानी कि सूक्ष्मजीव और उनकी परिभाषा। आइए आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में। ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। देखिए, जहाँ पर हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, 4-5 ग्रुप में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया है, क्लासिफाई किया है, या फिर मैं कहूँ विभाजित किया गया है। तो ये 5 ग्रुप है। हम 4 ग्रुप बेसिकली कहते हैं, लेकिन 5वां ग्रुप भी होता है वायरस, जिसके बारे में हम विशेष कर पढ़ते हैं, अलग से स्पेशल से पढ़ते हैं। ये देखिए, चारों ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, फंजाई, कवक कहा जाता है जिसे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही कहा जाता है, एंड सम एल्गी, और कुछ एल्गी यानी कि शैवाल। वायरस यानी कि विषाणु, वायरस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वायरस जो है वो इन 4 जीवों की तरह नहीं होता। वायरस थोड़ा अलग जीव है और बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है ये भी, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये अलग है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी बहुत छोटे होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन दूसरे सूक्ष्म जीवों से ये थोड़ा डिफरेंट यानी थोड़ा अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये हमेशा किसी दूसरे की बॉडी में जाकर रहते हैं और वहीं रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी वहीं अपने जो है संतानों को जन्म देते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, कहाँ जा सकते हैं ये, किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी प्लांट, किसी पौधे के अंदर, या फिर किसी जानवर के अंदर भी जा सकते हैं। अच्छा, वायरस की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा, और इस चैप्टर में हम कोविड-19 के बारे में भी जानेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर कोविड-19 क्या है। और आगे इस चैप्टर में जब वैक्सीन की बात आएगी, एंटीबायोटिक की बात आएगी, जो कि इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे, तो आगे कोविड-19 के बारे में भी आप अच्छे से बच्चों जान सकेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस कोविड-19 है क्या। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन मैं कह सकता हूँ, इंट्रोडक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कुछ इस प्रकार के होते हैं, और एल्गी, क्लाइमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, ये एल्गी के प्रकार हैं। एल्गी देखिए बेसिकली काई होती है, काई जो आपने देखी होगी कहीं दीवारों वगैरह पर जम जाती है। और ये देखिए प्रोटोजोआ, अमीबा, 7th क्लास में अमीबा के बारे में अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं। पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के टाइप हैं। और फंजाई के टाइप हैं, ब्रेड मूड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस, ये फंजाई है। फंजाई या फंगी या फिर कवक का मतलब होता है फफूंदी। फफूंदी हमेशा उन चीज़ों पर लगती है जो चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रोटी खराब हो जाती है तो उस पर फफूंदी लग जाती है, या फिर ब्रेड में, आपने ब्रेड का एक एग्जांपल जो कि 7th क्लास में भी है, वहाँ पर भी आपने इसको पढ़ा होगा कि ब्रेड में अगर ब्रेड खराब हो जाता है, मैदा का जो ब्रेड होता है अगर वो खराब हो जाता है तो उस पर फफूंदी लग जाती है। ये है फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। अब देखिए वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि ये जो वायरस है ये शो करता है जैसे कोई कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस हो, कंप्यूटर के अंदर भी वायरस चला जाता है, लेकिन वो इस वायरस से बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा लिंक है इन दोनों के बीच, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर रहता है, और जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में जिसकी बात करेंगे, वो किसी भी जीव की बॉडी के अंदर रहता है। वायरस जैसे कि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंसान की बॉडी के अंदर। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे देखिए कौन कौन सी डिसीज़ यानी कि बीमारियां हैं जो माइक्रोब्स से यानी कि सूक्ष्म जीव से हो सकती हैं। तो अबाउट माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोब्स के बारे में, अब आप अपनी किताब में अबाउट माइक्रोब्स लिखा हुआ तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है कॉमन एलिमेंट्स, यानी ये सब चीज़ें आपकी किताब में अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपकी किताब में एक एक चीज़ अवेलेबल है जो मैंने लिखी है अपने नोट्स में, तो आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स से पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो अबाउट माइक्रोब्स यानी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कॉमन एलिमेंट्स, आमतौर पर होने वाली जो कुछ बीमारियां हैं जैसे कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू जिसे कहा जाता है, जैसे जो वेदर फ्लू हो जाता है, एंड मोस्ट कफ्स या फिर खांसी जुकाम, ये वायरस से होता है। किससे? वायरस से। और जो कोरोना वायरस है हमें ये पता है कि ये भी एक तरीके का जुकाम ही है, या फिर मैं कहूँ कफ या फिर कॉमन कोल्ड है, आमतौर पर होने वाला जुकाम कोरोना वायरस, जो कि आजकल कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। कुछ डिसीज होती हैं सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। पोलियो आप सभी बच्चों ने, जब आप छोटे होंगे, मैंने भी, आपने सभी ने और हम सभी ने पोलियो की 2 बूंद हमेशा से पी हैं, और वो पी हैं जिससे हमें पोलियो नामक वायरस ना हो, और आज हमारा देश जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। साथ ही साथ चिकन पॉक्स यानी कि चेचक जो एक बीमारी है वह भी वायरस से होती है। वायरस से, चिकन पॉक्स यानी कि जो शरीर पर जिसको आमतौर पर कहा जाता है माता निकल आना शरीर पर, वो भी वायरल एक डिसीज है, यानी कि वायरस से, विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। वायरस यानी कि विषाणु। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज यानी कि बीमारियां हैं डिसेंट्री और मलेरिया। डिसेंट्री का मतलब है अतिसार, यानी कि खास करके जब गर्मियों का मौसम आता है तो काफ़ी लोगों को डायरिया की शिकायत होने लगती है, उल्टी दस्त कहा जाता है जिससे, वो बीमारी। और मलेरिया जो कि मच्छर से होता है, तो वह एक प्रोटोजोआ है। वेयर एज जबकि टाइफाइड और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो एक बीमारी है, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं जो माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों से होती हैं, जैसे कि कोविड-19 वायरल डिसीज, वायरस से होने वाली बीमारी। इस चैप्टर में हम कोविड-19 के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं आगे हमारे चैप्टर की ओर, लिविंग के बारे में बात करते हैं। लिविंग यानी कि रहन सहन, जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहते हैं, या फिर उनका घर कहाँ है और वो किस जगह बसते हैं, हम उस बारे में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये भी इंसानों की तरह घर बना कर रहते हैं। हमें पता है कि बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं, और बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं तो ये किसी भी जगह रह सकते हैं। आपने देखा होगा काई जो है वो दीवारों पर रहती है, और छोटे छोटे बैक्टीरियाज इधर से उधर या फिर गंदगी में घूमते रहते हैं। हर तरीके के एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में, वातावरण में जो छोटे छोटे जीव हैं वो रह सकते हैं। आइए बात करते हैं माइक्रो लिविंग के बारे में। कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa or multicellular such as many algae and fungi। तो जो सिंगल सेलर यानी कि एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जो जीव हैं, वो आप देखिए, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलर, उसके बारे में एक चैप्टर है, वो आप 8th चैप्टर जो है सेल, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि सिंगल सेलुलर जिसमें केवल एक यूनिट हो, या एक जिसमें कोशिका हो, सेल हो। कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ की, जहाँ से हमारी लाइफ शुरू होती है, ठीक है। तो जिसमें केवल एक सेल हो वो होता है सिंगल सेलुलर यानी एक कोशिक या एकल कोशिक। जिसमें बहु यानी एक से ज़्यादा सेल हो उसको बहु सेलुलर, बहुकोशिकीय माफ कीजिए, यानी मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो बैक्टीरिया और कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ या फिर कुछ मल्टी सेलुलर की अगर बात की जाए, एल्गी या फंजाई की, तो ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि ठंडे से ठंडी जगह और गर्म से गर्म जगह, ये ठंडे से ठंडी और गर्म से गर्म जगह रह सकते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड रहने की कंडीशन नहीं है, ये किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंडेड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और ये कई इंसानों की या फिर कई जानवरों की बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हो या फिर वो एल्गाई हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो।
तो अब ये तो हमने बात कर ली कि कहाँ रहते हैं, हर तरीके के एनवायरनमेंट में हर जगह रह सकते हैं, क्या होते हैं। अब बात करते हैं इनके इस्तेमाल क्या क्या हैं, या फिर इनके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, क्या यूजेस हैं इनके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसके लिए कई सारे यूजेस, और ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस लिखने का, तो उसके लिए आप कई सारे यूजेस यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए कई सारे यूजेस हैं, काफ़ी सारे यूजेस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कमर्शियल यूज, मेडिसिनल यूज, वैक्सीन, कर्ड और ब्रेड का बनना, एक एक चीज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इनके यूजेस यानी इनके इस्तेमालों की और इनके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोगों की। दोनों का एक ही मतलब है। तो फर्स्ट यूज देखिए, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका इस्तेमाल कर्ड बनाने में, दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में और केक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डबल रोटी कहा जाता है जिसे ब्रेड, और केक को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम ईस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मैं कहूँ ये एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। अब देखिए एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। हमें पता है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं या कीड़े मकोड़े जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो क्या खाते हैं, वो फलों सब्जियों के छिलके या फिर एनिमल्स के रिमेन्स, डेड पार्ट, सड़े गले जो है जीवों के जो पार्ट हैं, टुकड़े हैं, उनको खाते हैं, और उनकी जो गंदगी है उनको भी खाते हैं। तो इस तरीके से वो उनको खाकर जो है वातावरण को गंदा नहीं रहने देते, बल्कि उसको स्वच्छ बना लेते हैं। और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस तरीके से जो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस वातावरण को साफ करते हैं, प्लस जो रिमेन्स है यानी ऑर्गेनिक मैटर है, जो जैविक पदार्थ हैं, उनको खाकर या फिर उनको डिकम्पोज, अपघटित कर देते हैं, और उसके साथ ही जो है वातावरण को, पर्यावरण को साफ कर देते हैं। ये हमारी फसल में भी काम आता है, खाद बनाई जाती है जिनसे। तो ये देखिए, आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा हार्मलेस यानी कि बगैर किसी खतरे वाले, और यूजेबल यानी कि इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। हार्मलेस यानी कि हानि रहित और इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। देखिए इसका मेडिसिनल यूज भी है। मेडिसिनल यानी औषधि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधि, दवाई वगैरह बनाने में बैक्टीरिया का, जीवाणु का, कई सारी दवाइयाँ जो है वो जीवाणु से मिलकर बनाई जाती है। इन एग्रीकल्चर, ये देखिए कृषि में यानी कि खेती में, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस का या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो है हमारे ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिससे फसल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उगती है। इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंत में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, राइजोबियम जीवाणु के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में, खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं इनको आमतौर पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन में, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को जो है वो उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसको स्थिरीकृत करते हैं। इस बारे में हम चैप्टर के एंड में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस चीज को जब आप जानेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड यानी कि दही, देखिए बैक्टीरिया से बनती है, इसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया से बनाई जाती है दही। और लैक्टोबैसिलस
नाम का एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसकी वजह से जो कि कर्ड को बनाता है, दही बनाता है। तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि दही बनाता है, और दही हमने सभी ने खाई है, और दही एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम इडली और डोसा के बारे में देखिए पढ़ेंगे। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ये देखिए राइस यानी कि चावल के आटे से बनाई जाने वाली इडली या फिर डोसा, उसके बैटर को किस तरीके से जो है बैक्टीरिया या फिर ईस्ट जो है वो अच्छा बना देता है या किण्वित कर देता है, फर्मेंट कर देता है। फर्मेंटेशन का मतलब समझिए। ये देखिए इसके लिए आपके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है, और इस एक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे। टेक ½ kg यानी कि आधा किलो फ्लोर आटा लेना है, आटा या फिर हम मैदा भी ले सकते हैं। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, हमें उसमें थोड़ी सी शुगर यानी कि चीनी मिलानी है, और फिर उसे फिर उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डालना है, गर्म पानी, और गर्म पानी के साथ उसको मिला देना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, हमें उसमें ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट पाउडर जिसको खमीर भी कहा जाता है, और ये कई चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें उसमें उसे डालना है, और उसके बाद उसको आटे को जो है गूंद लेना है। फिर हम 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, ये देखिए मैदा विद ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर में हमने मैदा डाला, तो देखिए पहले बर्तन में देखिए जो मैदा या हमारे पास जो आटा है वो किस तरीके से, उसका लेवल देखिए कहाँ पर है, बर्तन के बीच में। और हम जब 2 घंटे बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो मैदा है वो थोड़ा सा उसका साइज या फिर कहें उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, आयतन बढ़ गया है, यानी कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसकी जगह बढ़ चुकी है, रेज्ड हो चुकी है, रेज्ड हो चुका है मैदा, रेज्ड हो चुका है। और इस रेज्ड मैदा का मतलब है इसमें थोड़ा सा हमने खमीर जो है वो उठा दिया है। तो ये खमीर उठा हुआ मैदा है, इसमें खमीर हमने उठा दिया ईस्ट पाउडर मिलाने के बाद। अब देखिए खमीर उठाया, इसका मतलब है कि इसके जो आटा है उसमें थोड़ी सी हवा जाने के लिए जो है गैप बन गया है, और बहुत ही आसान मेथड होता है जिससे हम कई सारी चीज़ें, पेस्ट्री और केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये देखिए ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये देखिए ईस्ट जो है वो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि बहुत ही तेजी से प्रजनन करता है, बहुत तेजी से अपने बच्चों को जन्म देता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और हमें पता है कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीजेस वॉल्यूम, तो जो बबल्स है गैस के वो डव को भर लेते हैं, यानी कि उसमें भर जाते हैं डव में, आटे में। और ये जो डो है इसका वॉल्यूम यानी कि थोड़ी सी जो डो है उसका मैं कहूँ साइज, या फिर वो उसमें खमीर उठ जाता है और वो बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा दिखता है, जैसे ज़्यादा हो गया हो। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ब्रेड के पेस्ट्री और केक बनाने में इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी 2.3 और इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से समझिए। ईस्ट लिया हमने, आटे में मिला दिया, आटे में मिलाने के बाद हम देखेंगे कि जो आटा है 2 घंटे बाद वो थोड़ा सा उठ सा गया है, खमीर उठ गया है उसके अंदर, इस वजह से खमीर यानी कि ईस्ट। तो ये प्रोसेस होता है। अब देखिए इस चीज़ को आप धीरे धीरे और आगे की ओर कैसे समझेंगे। अब देखिए कमर्शियल यूज की बात करते हैं। कमर्शियल यूज यानी कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक यानी कि हम कह सकते हैं व्यापार में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो हैं छोटे छोटे, उनका इस्तेमाल
किया जाता है अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाने में। अल्कोहल या वाइन शराब बनाने में, या फिर एसिटिक एसिड विनेगर सिरका बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का इस्तेमाल मेनली किया जाता है शराब और अल्कोहल को बनाने में। देखिए शुगर यानी कि चीनी जो है, शुगर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग ईस्ट। एक्टिविटी 2.4 की तरफ आप जा सकते हैं इसको देखने के लिए। वहां पर हमें कुछ नहीं करना है, शुगर को वाटर में मिलाना है और वाटर में मिलाने के बाद हमें उसमें ईस्ट मिला देना है थोड़ा सा। तो ईस्ट अगर हम उसमें मिलाएंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम उसे सूंघ कर ऑब्जर्व कर सकते हैं शुगर को, अपने चीनी और पानी के घोल को, कि वो थोड़ा अल्कोहल की तरह स्मेल करता है। तो हम शुगर यानी कि चीनी के इस्तेमाल से भी अल्कोहल यानी कि शराब बना सकते हैं। शुगर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग ईस्ट से। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल यानी कि चीनी से अल्कोहल का बनना, इस प्रक्रिया को किण्वन विधि या फिर फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन, यानी कि चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन विधि कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है और काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर से जो कि एग्जाम में देखी जाती हैं। ये देखिए, साइंटिस्ट लुई पेस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 सन 1857 में लुई पेस्चर नामक साइंटिस्ट ने जो है फर्मेंटेशन को खोजा, किण्वन विधि को खोजा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि साइंटिस्ट के नाम भी बहुत ज़रूरी हैं। और हमने लास्ट ईयर में देखा था, दिल्ली सीबीएसई में 8th क्लास में साइंटिस्ट का नाम भी आया था। और इसीलिए सभी साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं इस चैप्टर में, सभी के बारे में आपने जो है ध्यान से पढ़ना है। अब बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ की, यानी कि औषधि में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। मेडिसिनल यानी कि दवाई बनाने में किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों का। औषधि यानी कि दवा बनाने में हम कई सारे बैक्टीरियाज यानी कि जीवाणु का इस्तेमाल भी करते हैं और कई सारे सूक्ष्म जीव है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इस बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, द मेडिसिन kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. ये देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, परिभाषा है। और एक बार बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। वो दवाइयाँ, वह औषधि जो किसी डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव को रोक देती है या खत्म कर देती है, मार देती है, ऐसी दवाइयों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी कि प्रतिजैविक कहा जाता है ऐसी दवाइयों को, प्रतिजैविक। और ये हमारी बॉडी में जब भी जाती हैं तो ये जो है उस बैक्टीरिया की, या फिर मेनली जो है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के लिए बनाई जाती हैं। और एंटीबायोटिक करते क्या है, जो बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु हमारी बॉडी में कोई बीमारी फैला रहा है, उस बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को मार देती है या फिर स्टॉप कर देती है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। इस दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजी गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन ये कुछ आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली और आमतौर पर जो नोन है, जानी पहचानी, वह एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, जो कि फंजाई यानी कि फफूंद या फिर कवक और जीवाणु से बनी हैं।
आइए बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है, और वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम कोविड 19 के बारे में भी जानेंगे। कोविड 19 क्या है, क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो बीमारी फैल रही है हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व भर में, कोविड 19 या फिर नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है जिस बीमारी को, उस बीमारी का अगर कोई इलाज है तो वह है वैक्सीन। अगर अच्छी वैक्सीन, सही वैक्सीन अगर बन जाएगी जिस दिन, उस दिन कोरोना वायरस का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस क्या है। ये देखिए, कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरल डिसीज है, यानी कि वायरस है, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इन्फेक्शियस डिसीज भी कहा जाता है इस बीमारी को, यानी कि संक्रमण, एक से दूसरे की तरफ फैलने वाला रोग। अब ये रोग कैसे फैल सकता है? फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि मिलने से, हाथ मिलाने से, बातचीत करने से, छींकने से, टच से फैल सकता है। और फिजिकल कांटेक्ट से, शारीरिक, अगर किसी भी तरीके का शारीरिक संबंध है तो यह रोग किसी रोगी व्यक्ति से, यानी जिसको कोरोना वायरस है, उससे किसी ठीक इंसान को बहुत ही इजीली फैल सकता है। और इसके आपको उपाय पता ही है, बार बार हाथ धोने हैं हमें, और बार बार जो है अपनी बॉडी का सफाई का ध्यान रखना है हमें, एक एक चीज़ का, और अपने नाक, आँख और मुंह को हाथ से भी नहीं छूना है। तो इस चीज़ का आप बेहद सावधानी से ध्यान रखें तो आप कोविड 19 से बचे रह सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए खास करके एक बहुत ही समझने लायक बात है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, मजाक में बिल्कुल भी न लीजिए ये चीज़। तो वैक्सीन के बारे में जानते हैं। वैक्सीन देखिए क्या होता है। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी रिप्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। देखिए, जब कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी को फैलाने वाला या फिर बीमारी को रखने वाला कोई सूक्ष्म जीव आता है, तो हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, यानी कि प्रतिरक्षी। किसके लिए? प्रतिरक्षी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उस वायरस से या फिर उस डिसीज कैरिंग माइक्रोब से, यानी कि उस बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब, सूक्ष्म जीव से लड़ती हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से एक वैक्सीन काम करती है। हमने कई जो है वैक्सीन के बारे में सुना है और समझा भी है, पढ़ा भी है। पोलियो की वैक्सीन जो है, या फिर मैं कहूँ इसको हिंदी में टीका कहा जाता है वैक्सीन को, और वैक्सीन का मतलब है टीका, यानी कि हम इसको इंजेक्शन भी कह सकते हैं, किसी एक बीमारी का पर्टिकुलर इंजेक्शन या फिर दवाई। रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्ते और या फिर बिल्ली, बंदर, चूहे के काटने से फैल सकती है, खतरनाक बीमारी, और रेबीज की भी वैक्सीन है। और कई सारी बीमारियां, सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कोलेरा, यानी कि हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहा जाता है जिसे, स्मॉल पॉक्स, चेचक, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। टीकाकरण से इन सारी बीमारियों का इलाज बहुत ही इजीली संभव है, और ये सारी की सारी बीमारियां जो है टीकाकरण से दूर की जा सकती हैं। और रेबीज भी एक ऐसी बीमारी है जिसका टीका अगर लग जाए सही समय पर तो वह हमारी बॉडी से निकल जाती है या फिर ज़्यादा नहीं फैल पाती। एडवर्ड जेनर नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो इस चीज़ को आप बड़े ही ध्यान से याद रखिए और समझिए। एडवर्ड जेनर, साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक की वैक्सीन को खोजा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को। चेचक, शरीर पर माताएं निकल आना भी कहा जाता है जिसको। तो यह है वैक्सीन के बारे में। थोड़ी बीमारियों के बारे में भी हमने पढ़ा। बीमारियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल भी ना होने दें और
एक एक चीज़ का ध्यान रखें। कोविड-19 के बारे में भी जैसे ही वैक्सीन बन जाएगी और जैसे ही अवेलेबल होगी और हमारे देश में भी वैक्सीन जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए इस लॉकडाउन के समय में। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में और उनको भी मौका दीजिए, उनको भी बताइए किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है दसराज साइंस गुरु चैनल पर। थैंक यू।